सुपर प्राइम टाइम प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल्स, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। वक्त हो गया है देखने का देश दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरें अगले 1 घंटे तक लगातार वर्ल्ड एक्सक्लूसिव न्यूज स्टोरीज और वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज। तो आइए करते हैं शुरुआत। अब तक पाकिस्तान आतंकियों के जरिए हिंदुस्तान के खिलाफ नापाक साजिश रचता था। सरहद पार बैठे आतंकी चोर रास्ते से घुसपैठ करते थे और हिंदुस्तान में दहशतगर्दी को अंजाम देते थे। मगर इस बार पाकिस्तान ने प्लान बदला और ड्रोन के जरिए जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर धमाका किया। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर पाकिस्तान की इस ड्रोन वाली साजिश का सूत्रधार कौन है? किसने ड्रोन अटैक का ये पूरा प्लान तैयार किया? किसने लश्कर के आतंकियों को ड्रोन से हमले की ट्रेनिंग दी? यकीन मानिए, जम्मू एयरफोर्स पर ब्लास्ट की इनसाइड स्टोरी आपको हैरान कर देगी। ऑपरेशन बारूदी उड़न दस्ता का एक एक सबूत चौंका देगा। आखिर कैसे, आप खुद देखिए। 26-27 जून की दरमियानी रात को इंटरनेशनल बॉर्डर से महज 14 किलोमीटर दूर जो धमाका हुआ, उसे लेकर सनसनीखेज खुलासा हुआ है। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन ब्लास्ट के पीछे अब तक लश्कर को जिम्मेदार माना जा रहा था। आशंका जताई जा रही थी कि एयरफोर्स स्टेशन पर हमले की साजिश और उसे अंजाम देने का काम हाफिज के दहशतगर्दों ने किया। लेकिन यह तो सिर्फ आधा सच है। हकीकत में जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन से अटैक करने का नापाक प्लान लश्कर के साथ साथ पाकिस्तानी आर्मी ने रचा। बाजवा ब्रिगेड के टॉप कमांडर्स ने लश्कर को ड्रोन मुहैया कराए और इसके बाद लश्कर ने बेहद ही शातिराना अंदाज में रात के वक्त बारूदी उड़न दस्ते के जरिए टेरर अटैक को अंजाम दिया। लश्कर तैयबा क्या है? लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, ये जैश मोहम्मद, ये सब पाकिस्तान की प्रॉक्सीज हैं। जाहिर है कि वो पाकिस्तान खुद भी ये चाहेगा कि ऐसा इंप्रेशन दिया जाए कि जी ये तो लश्कर ने किया है या हिजब ने किया, ताकि डायरेक्ट जो है उनके ऊपर इल्जाम ना आ सके। जम्मू में वायुसेना के टेक्निकल एयरपोर्ट पर ड्रोन से हमला करने का प्लान कहां बना? कैसे पाकिस्तानी फौज ने लश्कर के साथ मिलकर इस ड्रोन वाली साजिश का ब्लूप्रिंट तैयार किया? कौन कौन इसमें शामिल था, ये सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि सिर्फ जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ही धमाका करना दुश्मन का प्लान नहीं था, बल्कि इसके साथ साथ सरहद से सटे सैन्य ठिकानों को भी दहलाने की तैयारी की जा चुकी थी। और इसका सबूत है बीते 3 दिनों से सरहदी मिलिट्री स्टेशन के आसपास पाकिस्तानी ड्रोन्स की मौजूदगी। कैसे, पहले वो जानिए। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। पहली साजिश। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन में 26-27 जून की रात को 2 ड्रोन सरहद पार करके आए। पहला ड्रोन रात करीब 1:27 पर, जबकि दूसरा ड्रोन रात करीब 1:32 पर आया। खबर, ड्रोन से आतंकी हमला, 2 जवान घायल। दूसरी साजिश। कालूचक मिलिट्री स्टेशन पर 27-28 जून की रात को 2 ड्रोन दिखाई दिए। पहला ड्रोन 11:30 पर, तो वहीं दूसरा ड्रोन रात 1:30 पर कालूचक मिलिट्री स्टेशन के आसपास नजर आया। खबर, सेना ने फायरिंग की, अंधेरे में ड्रोन गायब। तीसरी साजिश। इस बार पाकिस्तान की तरफ से कालूचक मिलिट्री स्टेशन, रत्नूचक मिलिट्री स्टेशन और कुंजवानी इलाके में ड्रोन ने घुसपैठ की। 29 जून की रात करीब 1:30 से 4:30 के बीच 3 ड्रोन देखे गए। खबर, अचानक ही तीनों ड्रोन गायब हो गए। यह महज इत्तेफाक नहीं है, असल में ड्रोन से अटैक करने की बाकायदा एक इनसाइड स्टोरी है। कई महीनों की तैयारी के बाद पाकिस्तान लगातार आतंकियों की मदद से हिंदुस्तान के सरहदी इलाकों में ड्रोन भेज रहा था, ताकि भारतीय सेना के सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचाया जा सके। ये बता दिया था कि ये ड्रोन अटैक जो है 25 जून को जो इन हाउस डिस्कशन के नाम पर मीटिंग हुई थी GHQ में, वहां पे ये फैसला लिया गया था कि ये हमला किया जाएगा। और हमने ये भी बताया था कि ये ड्रोन जो है इनको पहुंचाया गया जो है वहां POJK में लाइन ऑफ कंट्रोल के पास लॉन्चिंग पैड था। हमने ये भी बताया कि इनको वहां से उड़ाया गया। POK के मीरपुर जिले में झेलम नदी के पास मौजूद मंगला डैम इलाके में पाकिस्तानी सेना, ISI और आतंकी संगठनों से जुड़े कमांडर्स की सीक्रेट मीटिंग हुई। इस मीटिंग में फैसला हुआ कि अब पाकिस्तानी सेना POK में मौजूद मिलिटेंट को ड्रोन हमले की ट्रेनिंग देगी। हमला कब करना था, यह भी तय था। मीटिंग के बाद ट्रेनिंग शुरू हुई।
आखिर कौन कौन इस मीटिंग में शामिल था, पहले वो जानते चलिए। इस इजलास में मेजर जनरल नोमान था, जो डीजी है मिलिट्री ऑपरेशंस का। इसमें था डीजी मिलिट्री इंटेलिजेंस मेजर जनरल अजहर वकास। इसमें डायरेक्टर जनरल वेपन्स एंड इक्विपमेंट डायरेक्टोरेट के मेजर जनरल आमिर थे। इसके अलावा 10 कोर का कमांडर था, जनरल स्टाफ कमांड 23 डिवीजन, ठीक है, 19 जीसीओ था, सॉरी जीओसी था, 19 डिवीजन का जीओसी था, 12 डिवीजन का जो कश्मीर पीओजेके में है, ये सब, ये 19 डिवीजन जो है मंगला में है, ठीक है ना। और इसके साथ साथ FCNA यानी कि जो नॉर्दर्न एरियाज में इनकी फौज है, उसके कमांडर ने भी इसमें शिरकत की। तैयारी पूरी थी। बाजवा और हाफिज के गुर्गे ड्रोन अटैक का खाका तैयार कर रहे थे, मगर इसी बीच लाहौर के जौहर टाउन में लश्कर चीफ हाफिज सईद के घर के बाहर ब्लास्ट हुआ। इस घटना के बाद आतंकी आका बौखला गया और उसने बाजवा पर दबाव बनाना शुरू किया। मकसद था भारत पर टेरर अटैक करना, जौहर टाउन में हुए हमले का इंतकाम लेना, और इसी के चलते पाकिस्तानी सेना ने लश्कर आतंकियों की मदद से जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन के जरिए 2 धमाके किए। हालांकि दोनों धमाकों की इंटेंसिटी बहुत कम थी, लेकिन एयरफोर्स स्टेशन की एक छत में ब्लास्ट से गड्ढा बन गया। धमाके में 2 जवान जख्मी भी हो गए। ड्रोन से सैन्य ठिकाने पर अटैक से सुरक्षा बलों में हड़कंप मच गया। एयरफोर्स स्टेशन समेत पूरे जम्मू में अलर्ट कर दिया गया। इस ड्रोन अटैक के बाद तीनों सेनाओं के प्रमुख ने बाकायदा डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह को ब्रीफिंग भी दी। पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश पर पीएम मोदी भी एक्शन में दिखाई दिए। पीएम ने डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और एनएसए अजीत डोभाल के साथ हाई लेवल मीटिंग की। मीटिंग में ड्रोन अटैक वाली साजिश के साथ साथ एलएसी के हालात पर भी चर्चा की गई। दुश्मन के विस्फोटक उड़न दस्ते वाली साजिश का मुद्दा भारत ने यूएन में भी उठाया, लेकिन पाकिस्तान को इस नापाक हरकत का क्या जवाब मिलेगा, यह जानने के लिए आप इस तस्वीर को देखिए। तस्वीर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सेना के अफसरों के साथ बैठे हैं, लेकिन तस्वीर को गौर से देखेंगे तो पीछे राफेल और अटैक हेलीकॉप्टर अपाचे भी दिखाई दे रहा है। इसके साथ सेना का एक और हेलीकॉप्टर मौजूद है। मतलब बिना कुछ कहे डिफेंस मिनिस्टर ने पाकिस्तान पर विध्वंसक अटैक का प्लान तैयार कर लिया है। अब अगर पाकिस्तान की सीमा से एक भी ड्रोन सरहद पार करके आया तो एक बार फिर पाकिस्तान की जमीन बारूदी धुएं से सनने वाली है, और इस बार हमला जोरदार और विस्फोटक होगा, क्योंकि पिछली बार जब एयर स्ट्राइक हुई थी उसे मिराज 2000 ने अंजाम दिया था। लेकिन अब की बार राफेल और अपाचे पाकिस्तान सेना के टेरर कैंपों को नेस्तनाबूद कर देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। चीन हर मुहाने पर साजिश रच रहा है। अमेरिका की सुरक्षित पनाह में संप्रभुता के लिए लड़ रहे देश हो या फिर खुद अमेरिका, ड्रैगन ने अपने जंगी बेड़े और नए हथियारों के सहारे साउथ चाइना सी में सबके लिए हालात मुश्किल कर रखे हैं। वहीं हिंदुस्तान के मोर्चे पर कब्जे के लिए आए दिन घुसपैठ और दूसरी हिमाकतों को अंजाम दे रहा है। इसीलिए चीन की चालबाजियों का अंत करने की योजना तैयार कर ली गई है। इस योजना के तहत एक ऐसा मोर्चा तैयार हुआ जहां युद्ध की शुरुआत से पहले ही आधी जंग अमेरिका और ब्रिटेन के नाम हो गई। देखिए चीन की हिमाकत और जंग का नया मोर्चा। फिर सजी जंग की बिसात, फिर उठा बारूदी बवंडर। चीन की चालबाजियों से सुलगने वाला है एक समंदर। हर मोर्चे पर साजिश रचना, पड़ोसियों की जमीन पर नजर गाड़ना, जानबूझकर जंगी माहौल बनाकर कदम पीछे खींच लेना ड्रैगन की फितरत है। लेकिन इस फितरत ने चीन के सामने एक ऐसी मुश्किल खड़ी कर दी जिससे पार पाना इतना आसान नहीं होगा। ड्रैगन को पानी में डुबोकर मारने के लिए ताकतवर अमेरिका अकेला ही काफी था, लेकिन अब चीन की चुनौतियों का जवाब देने के लिए एक ऐसा देश भी खुलेआम साउथ चाइना सी की तरफ बढ़ चुका है, जो न सिर्फ चीन बल्कि पूरे एशिया के चप्पे चप्पे और हर देश की क्षमता से वाकिफ है। प्लान है चीन को चेतावनी देकर उसे उसकी सरहद तक सीमित कर देना, और उस सरहद को चीन अगर पार करे तो फिर उसे दोबारा उठने लायक ना छोड़ना। खबर यह है कि चीन को अब सीधी चेतावनी दी जा रही है
और चेतावनी का ये मंच तैयार करके समंदर में उतर चुका है ब्रिटेन। चीन के मुहाने यानी साउथ चाइना सी में ब्रिटेन अमेरिका के साथ बढ़कर आगे आ चुका है, वो भी हिंदुस्तान के साथ मजबूत संबंधों की बुनियाद को गढ़कर। साफ है, ड्रैगन की समाधि समंदर में बनाने की तैयारी हो चुकी है। अगर चीन कदम पीछे खींचता है तो तनावपूर्ण हालात में भी बचा रहेगा, बारूदी बवंडर भी नहीं उठेगा। लेकिन सीना चोरी पर उतरा तो जिसकी आशंका पिछले कुछ वक्त से बनी हुई है वो हकीकत में बदल जाएगा। एक भीषण युद्ध दुनिया देखेगी जिसकी रणभूमि नहीं होगी बल्कि रणस्थली जल होगी। कैसे बना चीन के खिलाफ ये नया मोर्चा, उसे एक पंक्ति में देखिए और यकीन मानिए कि ये चीन के लिए सबसे बड़ी चेतावनी। चीन पर नकेल कसने के लिए यूके का जंगी बेड़ा एक्टिव हुआ। HMS क्वीन एलिजाबेथ भारतीय नेवी के साथ अभ्यास करेगा। HMS एलिजाबेथ की एक फुल स्पेक्ट्रम एक्सरसाइज होगी। एक्सरसाइज के लिए पश्चिम बंगाल की खाड़ी को चुना गया है। खाड़ी में कोंकण वॉर गेम्स के तहत युद्ध अभ्यास जुलाई में होगा। इस दौरान HMS एलिजाबेथ साउथ चाइना सी में खड़ा रहेगा, यानी 65,000 टन वजनी वॉरशिप हाहाकार मचाने के लिए चीन के मुहाने पर खड़ा होगा, ठीक उसी जगह पर जहां अमेरिका के घातक बेड़े का ठिकाना है। इस दौरान अमेरिका और ब्रिटेन दोनों चीन के मुहाने पर एक दूसरे के संपर्क में रहेंगे ताकि किसी भी तरह की हिमाकत होने पर जवाबी कार्रवाई की जा सके। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाला खुलासा ये कि इस बार न तो अमेरिका चेतावनी देने के मूड में है, न ही किसी और को लीड करने देने का मौका देना चाहता है। इसलिए ब्रिटेन बैकअप में रहेगा और इसी दौरान भारतीय नेवी के साथ एक्सरसाइज होगी, ठीक अमेरिका भारत के अभ्यास की तरह। दरअसल भारत और ब्रिटेन ने साउथ चाइना सी में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को सुनिश्चित करने के लिए इंडो पैसिफिक में सैन्य सहयोग करने का फैसला लिया है। इसीलिए भारत के साथ इस रीजन में सहयोग संबंध बहुत मजबूत है। और ठीक अमेरिका जैसे ताल्लुक वाले समीकरण बना रहे हैं। उदाहरण के लिए कुछ दिनों पहले के हालातों को देखिए। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। भारतीय नेवी के साथ 23-24 जून को यूएस नेवी का अभ्यास हुआ। गोवा तट पर हुई एक्सरसाइज में यूएसएस रोनाल्ड रीगन शामिल था। तब यूएसएस रोनाल्ड रीगन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप की तैनाती होनी थी। इससे पहले यूएसएस निमित्ज साउथ चाइना सी में तैनाती से लौटा था। इसीलिए जैसे ही रोनाल्ड रीगन की तैनाती की गई, उसके स्ट्राइकर ग्रुप ने गोवा में भारतीय नौसेना के साथ अभ्यास किया। और अब HMS एलिजाबेथ वॉरशिप साउथ चाइना सी में तैनात होने जा रहा है, जो अमेरिका की फोर्स को और मजबूती देगा। लेकिन उसके पहले भारतीय नौसेना के साथ HMS क्वीन एलिजाबेथ का स्ट्राइकर ग्रुप बंगाल की खाड़ी में युद्ध अभ्यास करेगा। और ये इसलिए भी होगा क्योंकि चीन की हमाकतों का दौर साउथ चाइना सी में चौंका रहा है। चीन ने पिछले 6 महीने में LAC के पास और साउथ चाइना सी में कई युद्धाभ्यास किए हैं। इन युद्धाभ्यास से एक तरफ चीन भारत के लिए खतरा बना तो दूसरी तरफ अमेरिका को भी चीन ने अपनी हिमाकतों से चौंका दिया। अब इन तस्वीरों को देखिए। हवा में गोला बारूद उड़ाने वाले चीनी मरीन कॉर्प्स की ड्रिल है। दिन में धुआंधार फायरिंग, रात के अंधेरे में बारूदी रोशनी, जो अमेरिका को दहलाने की तैयारी है। उस अमेरिका को जिसके लिए ये सिर्फ आतिशबाजी। इसलिए चीन इन हथियारों से ये दिखाने में तो कामयाब रहा है कि उसके पास जमीन पर लड़ने वाले हथियार अमेरिका की तुलना में बराबरी के, लेकिन इनकी क्षमता पर खुद चीन को भी भरोसा नहीं होगा। जो अमेरिका और पूरी दुनिया जानती है। रही बात साउथ चाइना सी की, तो वहां जरूर चीन अमेरिका को चौंका चुका है। साउथ चाइना सी में चीन ने कई बार युद्ध अभ्यास किए हैं। इसमें ताइवान को टारगेट करके यूएस को भी चुनौती दी। चीन ने हाल ही में एम्फीबियस हथियार से अभ्यास किया। चीन ने जताया कि उसके हथियार कहीं भी जा सकते हैं। माना जा रहा है कि इन हथियारों वाली एक्सरसाइज से साउथ चाइना सी में एक पल के लिए अमेरिका भी डर गया था। लेकिन अब अमेरिका का साथ देने के लिए मैदान में ब्रिटेन का HMS क्वीन एलिजाबेथ पहुंच चुका है, जो चीन के सबसे बड़े वॉरशिप के भी 2 टुकड़े करने में सक्षम है। इसलिए चीन ने अपना फोकस साउथ चाइना सी से हटाकर भारत से अलग सीमा पर किया है,
जिसका सबसे बड़ा सबूत है बॉर्डर पर बनी चीन की ताजा तरीन छावनी। भारतीय सीमा पर 21 सीमांत प्रदेशों में से चीन पिछले 3 सालों में 650 से ज्यादा गांव बसा चुका है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इन 650 गांवों में 2.5 लाख से ज्यादा लोग रह रहे हैं और इन गांवों में 200 गांव तो ऐसे हैं जो LAC से कुछ किलोमीटर की दूरी पे हैं। खुलासा यहां तक किया गया कि ये गांव पूर्वी लद्दाख के रुतोग न्यागरी से लेकर डोकलाम के पास अरुणाचल प्रदेश से सटे निंगची तक फैले हुए हैं। यानी पूरे LAC में चीनी गांव बस चुके हैं। वहीं सिक्किम में भारत, भूटान और चीन की सीमा मिलने की जगह यानी ट्राई जंक्शन पर भी ऐसे ही गांव बसा दिए गए हैं। इनमें कई तो भूटान की जमीन पर है। आखिर इन गांवों को बसाने का मकसद क्या है और कब से हुई इन गांवों को बसाने की तैयारी, इसे भी समझ लीजिए। चीन ने सीमा पर गांव नहीं बसाए बल्कि छावनी बसाई है। LAC पर सुरक्षा दीवार बनाने की चीनी परियोजना है। 72 दिन तक डोकलाम विवाद के बाद ये प्रोजेक्ट बना था। 2017 में जिनपिंग के आदेश पर गांव बसाने शुरू हो गए और अब ये गांव पूरी तरह बस चुके हैं, जिनमें नागरिकों की शक्ल में चीन ने जासूसों और सैनिकों को रखने की व्यवस्था की है, क्योंकि कोई भी नागरिक इस विवादित और असुविधा वाले क्षेत्र में बसने को राजी नहीं होता। वहां इस वक्त लाखों की आबादी नजर आ रही है, वो भी एक सुरक्षा दीवार के रूप में। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। कोरोना वायरस की चेन के बारे में तो आप जरूर जानते होंगे। एक शख्स से वायरस दूसरे में ट्रांसफर होता है, दूसरे से तीसरे में, और इस तरह कोरोना मरीजों की चेन बनती जाती है। आप ये जानकर दंग रह जाएंगे कि यूपी में सक्रिय धर्मांतरण का रैकेट भी एक चेन में काम कर रहा था। मतलब जिस शख्स का धर्मांतरण होता था वो पैसों के लालच में या ब्रेन वॉश के बाद दूसरों का धर्मांतरण कराने में जुट जाता था। मोहम्मद उमर गौतम इस नापाक काम के लिए 7 कोड वर्ड्स का इस्तेमाल करता था। उन्हीं कोड वर्ड में से एक है कौम का कलंक। सवाल यह है कि यह कौम के कलंक कौन है? उमर गौतम किसके लिए ये लफ्ज इस्तेमाल करता था? देखिए इस रिपोर्ट में। धर्म परिवर्तन के मास्टरमाइंड खुद बताया कैसे किया क्राइम। धर्मांतरण में आया नया मोड़, दावा सेंटर का सीक्रेट डिकोड। सात कोडवर्ड और 2 मौलाना, विदेश से आए करोड़ों सालाना। ये साजिश ऐसी है कि हॉलीवुड फिल्मों के स्क्रिप्ट राइटर भी चौंक जाए। मासूम बच्चों को लालच देकर धर्म बदलवाने वाले हजारिया रैकेट के मास्टरमाइंड गजब के शातिर थे। वो धर्मांतरण के इंटरनेशनल रैकेट में 7 अलग अलग कोडवर्ड का इस्तेमाल कर रहे थे। यूपी ATS ने इन 7 में से 6 कोडवर्ड्स को क्रैक कर लिया है। पहला कोड वर्ड है रहमत। यूपी ATS से जुड़े सूत्रों के मुताबिक रहमत का मतलब विदेशों से आने वाली फंडिंग से था। धर्मांतरण कांड का मुख्य आरोपी उमर गौतम, उसके पास विदेशों से लाखों करोड़ों रुपए आते थे ताकि वो ज्यादा से ज्यादा गैर मुसलमानों को मुस्लिम बना सके। धर्म परिवर्तन का यह खेल बिना पैसे के तो हो ही नहीं सकता। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में उमर गौतम ने कबूल किया है कि उसके इस्लामिक दावा सेंटर में हवाला के जरिए करोड़ों रुपए आए। दूसरा कोड वर्ड है अल्लाह के बंदे। अल्लाह के बंदे से मतलब उन लोगों से है जो धर्म बदल चुके लोगों का वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कराने को मजबूर करते हैं। यानी कि वो लोग जो सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड कराते हैं उन्हें उमर गौतम के शब्दकोश में अल्लाह के बंदे कहा जाता है। यूपी ATS के मुताबिक 20 जून को शिकंजे में आए काजी जहांगीर और उमर गौतम का लिंक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से है। यानी ये खाते तो हिंदुस्तान का थे लेकिन काम करते थे टेररिस्तान के लिए। इनका मकसद मूक बधिर स्लीपर सेल तैयार करना था। उमर गौतम का तीसरा कोड वर्ड था मुतक्की। कमाल देखिए,
झूठ, फरेब और लालच पर टिके इस रैकेट में मुतक्की का मतलब सच और हक की तलाश होता था और इन शब्दों के जाल में फंसकर यूपी के सैकड़ों लड़के अपनी पहचान खो चुके हैं। यूपी एटीएस को जांच में उमर गौतम का कनेक्शन भगोड़े जाकिर नाइक से भी मिलता दिख रहा है। वही जाकिर नाइक जो कैमरे के सामने धर्म परिवर्तन का गंदा खेल खेलता था, अभी तो उमर गौतम कई ऐसे खुलासे करेगा जो विदेश में बैठे इस रैकेट के अहम किरदारों को बेनकाब कर देगा। धर्मांतरण मामले में गिरफ्तार तमाम आरोपियों के मोबाइल फोन से जाकिर नाइक के कुछ वीडियो बरामद हुए हैं। इन वीडियोस का इस्तेमाल मूक बधिरों के धर्मांतरण के लिए किया जाता था। दरअसल इन वीडियोस को साइन लैंग्वेज में तमाम आरोपी मूक बधिरों को समझाया करते थे, उनका ब्रेन वॉश करते थे और उसके बाद उन्हें इस्लाम धर्म कबूल करवाया जाता था। उमर गौतम का चौथा कोडवर्ड था रिवर्ट बैक टू इस्लाम प्रोग्राम। इसका मतलब था गैर मुस्लिमों को मुसलमान बनाना। पांचवा कोडवर्ड था सलात, जिसका मतलब था नमाज। नए शिकार के लिए उमर और जहांगीर इसी शब्द का इस्तेमाल करते थे। छठा कोडवर्ड था लोगों का मोबाइल नंबर, जिसका मतलब शख्स के नाम से जुड़ा होता था, यानी नाम के बजाय शख्स की मोबाइल नंबर का जिक्र किया जाता था। सातवें कोडवर्ड को तोड़ने के लिए अभी भी यूपी एटीएस की टीम जुटी हुई है। ये सातवां कोडवर्ड है कौम का कलंक। ये शब्द कौम का कलंक किसके लिए इस्तेमाल किया गया है और इसका मतलब क्या है, ये अभी जांच का विषय है। लेकिन शाब्दिक तौर पर देखें तो कौम के कलंक तो खुद काजी जहांगीर और उमर गौतम हैं, जो दूसरे धर्मों के बारे में जहर फैलाते हैं, उन्हें बुरा भला कहते हैं और धर्म परिवर्तन कराकर समाज में नफरत का बीज बोते हैं। एटीएस के द्वारा उमर गौतम के इस्लामिक दावा सेंटर में हुए धर्मांतरित हुए उत्तर प्रदेश के व्यक्तियों का भी सत्यापन कराया जा रहा है। इस हेतु प्रदेश के 32 जनपदों, जिसमें प्रयागराज, बिजनौर, बुलंदशहर, कानपुर, मेरठ, मथुरा आदि शामिल है, के पुलिस अधीक्षकों को पत्र भेजकर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। धर्म बदलवाने वाले इस रैकेट की मॉडस ऑपरेंडी अब आपको बताते हैं। काजी जहांगीर और उमर गौतम जिन लड़कों को मुसलमान बनाते थे, उन्हीं लड़कों को वो अपना काम सौंप देते। यानी अब नए मुस्लिम बने लड़के दूसरे गैर मुसलमानों का धर्म बदलवाने के मिशन में जुट जाते। कोरोना की तरह ये धर्मांतरण का वायरस भी चेन बनाकर फैलाया जाता था। TV9 भारतवर्ष आपको लगातार ये दिखा रहा है कि कैसे इन दिनों दो मुल्कों के बीच तलखी बढ़ती जा रही है, जिसका अंजाम एक भयानक युद्ध हो सकता है। इसमें से एक ब्रिटेन है, जो नाटो का सदस्य है और अमेरिका का बड़ा सहयोगी है, जबकि दूसरी तरफ रूस है, जो ब्रिटेन को चैलेंज देने के बहाने अमेरिका को ललकार रहा है। तनाव का ये दौर काले सागर में शुरू हुआ है, जहां अमेरिका ने नेटो देशों के साथ युद्धाभ्यास किया। इसके बाद क्रीमिया के पास ब्रिटेन के युद्धपोत को खदेड़ने में रूस और ब्रिटेन में टेंशन की शुरुआत हुई। अब भूमध्य सागर में फिर रूस ने ब्रिटेन को उकसाने वाला काम किया है। युद्धाभ्यास तो दिखावा है, रूस को अमेरिका को ललकारना है, ब्रिटेन बहाना है, अमेरिका पुतिन का असली निशाना है। रूस और ब्रिटेन के बीच दुश्मनी की नई चिंगारी अब जोर से भड़कने लगी, लेकिन इसमें एक बड़ा ट्विस्ट है। क्रीमिया के पास रूस की नौसेना ने ब्रिटेन के एसएमएस डिफेंडर को खदेड़ा। ब्रिटेन चुप रहा। रूस ने ब्रिटेन के एयरक्राफ्ट कैरियर के करीब युद्ध अभ्यास कर दिया। ब्रिटेन ने फिर भी कोई रिएक्शन नहीं दिया। ब्रिटेन भले ही खामोश है, लेकिन रूस की मंशा तो पूरी दुनिया को समझ आ चुकी है। यहां एक बात जानना जरूरी है कि अगर कोई भी देश युद्धाभ्यास करता है तो उसके पहले चेतावनी जारी करता है, फिर उस इलाके में न कोई युद्धपोत जाता है और न ही कोई हवाई जहाज उस इलाके में उड़ान भरता है। रूस का युद्धाभ्यास भूमध्य सागर में चल रहा है। उस जगह से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर ब्रिटेन का जंगी बेड़ा मौजूद है, जिसमें HMS क्वीन एलिजाबेथ एयरक्राफ्ट कैरियर है। रूस का युद्धाभ्यास क्वीन एलिजाबेथ के लिए एक तरह का शिकंजा है, क्योंकि इस दौरान न तो ब्रिटेन का जंगी बेड़ा उस इलाके में जा सकता है
और न ही एयरक्राफ्ट कैरियर से कोई फाइटर विमान उड़कर रेकी कर सकता है। माहौल गर्म है, लेकिन ब्रिटेन बेहद नरम नजर आ रहा है। वजह सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। ये वो वजह है जब ब्रिटेन की रॉयल नेवी सुपर अलर्ट मोड में है। लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, लेकिन तनाव के इस माहौल में ब्रिटेन का खेल कोरोना ने खराब कर दिया है। ब्रिटेन के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सर निक कार्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद रक्षा मंत्री बेन वॉलेस और टॉप आर्मी अफसर क्वारंटीन हो गए। ब्रिटिश सेना के प्रमुख जनरल सर मार्क कार्टलन भी क्वारंटीन है। ब्रिटेन में युद्ध की रणनीति बनाने वाले और युद्ध पर फैसला लेने वाले कई टॉप स्टाफ अभी क्वारंटीन में हैं। और अगर ऐसे में रूस ने उकसावे की कोई भी कार्रवाई की तो ब्रिटेन के लिए बहुत मुश्किल हो सकती है। हालात का अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। एक तरफ ब्रिटेन का एयरक्राफ्ट कैरियर HMS क्वीन एलिजाबेथ। क्वीन एलिजाबेथ एक जंगी बेड़ा है, इसके साथ पूरी फ्लीट चलती है। इस पर F-35B लाइटनिंग फाइटर जेट के 2 स्क्वाड्रन, स्टील्थ लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर्स का बेड़ा शामिल है। इसके साथ 2 टाइप 45 श्रेणी के डिस्ट्रॉयर, 2 टाइप 23 फ्रीगेट, 2 टैंकर चलते हैं। अब इससे 30 किलोमीटर की दूरी पर इन दिनों रूस की नेवी भयंकर गोलाबारी कर रही है। आसमान में परमाणु बॉम्बर Tu-22M3 चक्कर लगा रहा है। रूस का ये बॉम्बर एयरक्राफ्ट कैरियर किलर के नाम से जाना जाता है। ये समंदर में किसी भी ताकतवर युद्धपोत को पल भर में बर्बाद कर सकता है। रूस भले ही अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन ब्रिटेन को लगता है कि युद्ध अभ्यास के बहाने रूस एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ उकसावे वाली हरकत कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो क्वीन एलिजाबेथ पर पहले से अलर्ट मोड में मौजूद पायलट्स ने रूस को जवाब दिया तो युद्ध तय है। रूस, अमेरिका, ब्रिटेन और नाटो के देशों को यह संकेत देना चाहता है कि कोई भी उसके करीब ना आए और उसे चैलेंज ना करे। जबकि नाटो के देश रूस का वर्चस्व कम करना चाहते हैं, तो मुमकिन है कि रूस की छोटी सी गलती का नाटो का देश बड़ा जवाब दे। तनाव की वजह समंदर का एक बड़ा इलाका जो भूमध्य सागर से काला सागर तक फैला है। रूस उस इलाके पर अघोषित कब्जा जमा चुका है, जबकि अमेरिका इसे होने देना नहीं चाहता। अब ब्रिटेन को टारगेट करके पुतिन यही संदेश दे रहे हैं कि उनके इलाके में दखल का मतलब युद्ध हो सकता है। ब्रिटेन के अलावा अमेरिका की भी रूस के युद्धाभ्यास पर नजर है, और अमेरिका ने हाल ही में दोहराया भी था कि किसी भी नाटो सदस्य पर हमला पूरे समूह पर हमला माना जाएगा। यही वजह है कि ब्रिटेन का कॉन्फिडेंस हाई और पुतिन का पारा हाई। पुतिन के गुस्से का अंजाम समंदर में नजर आ रहा है। रूस पर नजर रखने के लिए ब्रिटिश वायुसेना ने 2 अवाक्स एयरबोर्न अर्ली वार्निंग प्लेन की तैनाती कर दी। इन्हें NATO 30 और NATO 31 कोड नेम किया गया है। अवॉक्स ग्राउंड पर तैनात रडार से तेज काम करता है। फाइटर प्लेन, क्रूज मिसाइल और ड्रोन का पता लगाता है। दुश्मन के हर ताकत की रिपोर्ट चंद सेकंड में देता है। अवाक्स प्लेन साइप्रस से ब्रिटिश एयरफोर्स स्टेशन अक्रोटिरी पर तैनात है। फिलहाल 10 दिन तक ब्रिटेन के टॉप अफसर्स क्वारंटीन हैं और तमाम मीटिंग्स ऑनलाइन हो रही हैं। रूस पर अमेरिकी सैटेलाइट्स भी नजर रख रही हैं, लेकिन ब्रिटेन के जंगी बेड़े और युद्ध अभ्यास के नाम पर मौजूद अमेरिका के युद्धपोत और सबमरीन की वजह से एक छोटी सी चिंगारी बड़े युद्ध की शुरुआत करा सकती है। अगर युद्ध हुआ तो एक तरफ रूस होगा और दूसरी तरफ सुपर पावर अमेरिका के साथ ब्रिटेन, फ्रांस और तमाम नाटो सदस्य। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अमेरिका में एक खबर ने इन दिनों न सिर्फ बाइडेन सरकार को टेंशन दे रखी है, बल्कि होमलैंड सिक्योरिटी विभाग में भी खलबली मचा दी है। इस खबर में अगस्त महीने पर जोर देते हुए एक बड़े परिवर्तन की तरफ इशारा किया गया है। दावे के तहत यह परिवर्तन इतना बड़ा है कि अमेरिका के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ सकता है। हालांकि जो खबर है उसके पीछे तर्क तो हैं, लेकिन पुख्ता सबूत नहीं है। इसलिए ये सवाल भी बना हुआ है कि खबर सही है या फिर ये कोरी अफवाह है। क्या है खबर, आप भी देखिए। याद रखेगा यूएस का इतिहास, होने वाली है एक घटना खास। पद से हटाए जाएंगे बाइडेन, खबर वायरल, पब्लिक बेचैन। अगस्त में होगा बड़ा बदलाव, दुनिया पर पड़ेगा बड़ा प्रभाव। यूएस में लोकतंत्र की नई राह, खबर पुख्ता या कोरी अफवाह। वायरल खबर की माने तो अमेरिकी लोकतंत्र में पहली ऐसी घटना होने वाली जो इतिहास के पन्नों में एक अध्याय के रूप में दर्ज हो जाएगी। हालांकि इस खबर में कोई सच्चाई है या नहीं, इसे लेकर अब तक कोई विश्वसनीय सूत्र ना तो सामने आया है, ना ही वो वादेदारी का सूत्रधार बना है।
खबर के मुताबिक हाल ही में अमेरिका में हुए राष्ट्रपति चुनाव के बाद चुने गए डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन के अगस्त में पद से विदाई हो जाएगी। यानी बाइडेन जिन्होंने अमेरिका में जीत दर्ज की वो राष्ट्रपति नहीं होंगे, बल्कि उनकी जगह दोबारा राष्ट्रपति बनने वाले रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप। हैरानी की बात यह है कि इस खबर को लेकर कोई पुख्ता प्रमाण न होते हुए भी अमेरिका के होमलैंड सिक्योरिटी विभाग में खलबली मच गई और इस खलबली का जो कारण है वो सामने आ रहे रिपोर्ट्स है। आप भी देखिए क्या है ये रिपोर्ट। दावा किया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप को अगस्त तक पद पर बहाल किया जाएगा। बहाली से जुड़े विचार अमेरिका में सार्वजनिक भी हो रहे हैं। सिडनी पावेल और ट्रंप से जुड़े लोगों ने ही विचार लाए हैं और इसके पीछे तर्क ये दिए जा रहे हैं कि ट्रंप के चुनाव में हार के बाद एक वकील पर मुकदमा चलाया जा रहा है जिस पर आरोप है कि उसने वोटिंग मशीन ऑपरेटर्स और वेनेजुएला में कम्युनिस्ट नेताओं के साथ मिलकर रची गई साजिश के तहत ट्रंप को चुनाव में धोखा दिया है। हालांकि इस तर्क में कोर्ट केस का जिक्र किया गया है, इसलिए गुप्त कार्रवाई के कारण दावे से जुड़ा पुख्ता सबूत सामने आना नामुमकिन है। लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स के एक रिपोर्टर मैगी हैबरमैन ने इस दावे से जुड़ा एक बड़ा खुलासा किया है। हैबरमैन के मुताबिक ट्रंप खुद मानते हैं कि वो अगस्त में फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति बन सकते हैं। अब ट्रंप ने दावा किया है तो किस आधार पर इसका भी खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने की खबरों को लेकर हर तरफ अगस्त महीने का जिक्र जरूर हो रहा है। एक और दावा देखिए। एक न्यूज आउटलेट ने इस रिपोर्ट पर खुलासा किया है। शीर्ष काउंटर इंटेलिजेंस अधिकारी का हवाला दिया है। रिपोर्ट में अधिकारी का नाम जॉन कोहेन बताया गया है। दावा यह कि कोहेन और कांग्रेस सदस्यों में बात हुई थी। कांग्रेस सदस्यों ने भी अगस्त महीने का जिक्र किया था। हालांकि इस भविष्यवाणी पर सभी की चिंता बढ़ी हुई थी, इसीलिए अगस्त महीने का जिक्र एक सवाल के रूप में हुआ था और बाद में इसे झूठी कहानी बताया गया। ठीक उसी तरह जैसे कि ट्रंप को लेकर चुनाव में गड़बड़ी और उनके समर्थकों की हिंसक प्रतिक्रिया से उठी आशंका की कहानी थी। इधर होमलैंड सिक्योरिटी विभाग ने भी इस खबर को अफवाह बताया है। विभाग के मुताबिक इस कहानी से जुड़े सारे तथ्य झूठे हैं, जिसे फैलाने के लिए की गई सांठगांठ की जांच की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। चीन पूरी दुनिया में बदनाम है। चीन को अपनी छवि की चिंता हर वक्त सताती रहती है। यही वजह है कि चीन के जासूस इस बात पर भी नजर रखते हैं कि दुनिया में चीन के बारे में क्या पढ़ाया जा रहा है। न्यूजीलैंड की यूनिवर्सिटी में चीन के जासूसों की मौजूदगी की जानकारी है। पता चला है कि चीन के जासूस क्लास में घुस जाते थे और चीन के बारे में जो भी पढ़ाया जा रहा था उसकी तस्वीरें लेते थे और रिपोर्ट तैयार करते थे। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी सिर्फ सरकार नहीं चलाती बल्कि पूरी दुनिया में अपना प्रोपेगेंडा भी फैलाती है। जिनपिंग की पार्टी को इस बात की भी बहुत ज्यादा चिंता रहती है कि उनके बारे में दुनिया के दूसरे देशों में क्या बताया जा रहा है। यही वजह है कि चीन के जासूस दुनिया भर में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के कहने पर नजर रखते हैं। जासूस समय समय पर रिपोर्ट भेजते हैं। उन्हीं रिपोर्ट्स के आधार पर पार्टी अपना प्रोपेगेंडा तैयार करती है और फिर उस देश को टारगेट करके उसे फैलाया जाता है। खुलासा न्यूजीलैंड से हुआ। अलग अलग यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स ने खुलासा किया है कि उनकी क्लास में कुछ अजनबी लोगों ने एंट्री ली थी। खास बात यह थी कि ये तमाम क्लासेस चीन के इतिहास से जुड़ी थी। घुसपैठियों ने लेक्चर की तस्वीरें ली थी। वेलिंगटन में विक्टोरिया यूनिवर्सिटी की क्लास में जासूसी की पुष्टि। जासूस प्राचीन चीनी इतिहास की क्लास में नजर आया था। जासूस ने प्रोफेसर को फटकार लगाई थी क्योंकि उसे कंटेंट से आपत्ति थी। कैंटरबरी यूनिवर्सिटी के लेक्चरर ने भी माना कि उनकी क्लास में अजनबी लोग आ जाते थे जिन्हें बाहर निकालना पड़ता था। तमाम रिपोर्ट्स को जब जोड़ा गया तो खुलासा हुआ कि ये सभी क्लास चीन के इतिहास से जुड़ी थी और न्यूजीलैंड को एहसास हुआ कि किस तरह चीन के जासूस यूनिवर्सिटी में एक्टिव हैं। इससे पहले चीन की एक कंपनी अमेरिका के एक स्कूल में बच्चों को चीन की नैतिकता और उसके बारे में पढ़ा रही थी। बच्चों को चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की परेड भी दिखाई जा रही थी। चीन की कंपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। आखिर कब होगा मौसम सुहाना? उत्तर भारत में कब दस्तक देगा मॉनसून? ये सवाल हर उस शख्स के जहन में है जो मॉनसून का इंतजार कर रहा है, जो गर्मी में झुलस रहा है। बढ़ता तापमान और उमस से लोग बेहाल हो रहे हैं। सबसे बुरा हाल दिल्ली, NCR और पश्चिमी यूपी का है, जहां AC में भी लोगों का पसीना निकल रहा है और मॉनसून है कि इधर का रास्ता भूल गया है। लेकिन कब मिलेगी गर्मी से निजात? इस रिपोर्ट को देखिए, पता चल जाएगा। इस वक्त अगर उत्तर भारत में कोरोना से भी ज्यादा किसी का खौफ है तो वो है गर्मी।
30 करोड़ की आबादी 40 डिग्री सेल्सियस के तापमान में तप रही है। राहत की उम्मीद आसमान से है कि बारिश हो, लेकिन नहीं। दक्षिण पश्चिमी मानसून इस समय इतना सुस्त पड़ गया है कि यूपी और दिल्ली एनसीआर बरसात की जगह सूरज का आघात झेल रहे हैं। पहला स्पेल आया था जिसमें हम उत्तर प्रदेश का या राजस्थान का दक्षिण हिस्सा कवर किया, दिल्ली के आसपास मानसून आके रुक गया, जो मेरठ तक आ गया था, तो उस टाइम सारा फेवरेबल था। लेकिन 19 जून के बाद जो है इसकी फीचर्स में कमी आ गया। हिमालय से सटे पूर्वोत्तरी राज्यों में और बिहार में अच्छी बारिश हो रही है। कई जिलों में तो सैलाब का संकट खड़ा हो चुका है। लेकिन पड़ोस में ही गर्मी सितम ढा रही है। मौसम विभाग का कहना है कि भीषण गर्मी से राहत पाने में अभी कम से कम 5 दिन और लग सकते हैं। मानसून का जो होता है ना, कंटिन्यूस रेन, कूल वेदर, वो वाला स्थिति अभी नहीं है, 5 दिन तक नहीं होगा, क्योंकि जो अभी आ रहा है जो प्रोजेक्शन या प्रेडिक्शन, उसमें बे ऑफ बंगाल से कोई भी सिस्टम नहीं है। बे ऑफ बंगाल से पूर्वी बनना भी मुश्किल है। मानसून की मौजूदा बेरुखी के चलते गर्मी के तेवर तीखे होने लगे। सूरज निकला नहीं कि गर्मी का मीटर तेजी से बढ़ने लगता है। उमस से हालात और बिगड़ जाते हैं। जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, इन 4 महीनों में मानसून को ओवरऑल बेहतर माना जा रहा है, लेकिन सूरज देखकर यकीन करना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। कोरोना के अलग अलग वेरिएंट दुनिया में कोहराम मचा रहे हैं। जहां डेल्टा वेरिएंट से 80 से ज्यादा देशों में खौफ है, वहीं अल्फा वेरिएंट थाईलैंड में तबाही मचा रहा है। थाईलैंड में कोरोना की 3rd वेव आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। कोरोना मरीजों की संख्या में हो रही बेतहाशा बढ़ोतरी की वजह से थाईलैंड की स्वास्थ्य व्यवस्था दम तोड़ने लगी है। थाईलैंड के बीचों पर सन्नाटा है, सड़कें सूनी होने लगी, भीड़ है तो अस्पतालों में। कोरोना के 3rd वेव थाईलैंड पर कहर बनकर टूटी। एम्बुलेंस दौड़ रही, एक एक जान बचाने की कोशिश जारी है, मगर कोरोना के सामने हेल्थ सिस्टम दम तोड़ रहा है। लगातार बढ़ते कोरोना केसों के चलते अस्पतालों में बेड्स की कमी है। अस्पतालों की हालत क्या है वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ग्राफिक्स के जरिए समझें कैसे महज 17 दिनों में कोरोना ने थाईलैंड की कमर तोड़ कर रख दी। 11 जून को थाईलैंड में कोरोना के 2290 केस सामने आए, जो 15 जून को बढ़कर 3000 हो गए। 20 जून को कोरोना के 3175 मरीज मिले। 25 जून को 3644 मामले सामने आए। 28 जून को कोरोना केसों में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी हुई, 5406 कोरोना मरीज मिले। यानी महज 17 दिनों में कोरोना केस 2.5 गुना तक बढ़ गए। बेतहाशा बढ़ते कोरोना मामलों के चलते ही थाईलैंड की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा चुकी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना मरीजों के लिए 40,500 बेड है, जबकि 46,145 मरीज अस्पतालों में भर्ती। कई अस्पतालों में एक ही बिस्तर पर 2-2 मरीजों का इलाज चल रहा है। कोरोना मरीजों के बढ़ने के डर से टेस्टिंग भी कम कर दी गई। मरीजों के साथ मौत के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं। रोजाना मौतों की संख्या 50 के आंकड़े को पार कर रही। थाईलैंड में बिगड़ते हालातों के पीछे अल्फा वेरिएंट है। थाईलैंड डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल साइंस की रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल से जून के बीच 86% मामले अल्फा वेरिएंट के सामने आए। बेकाबू हालातों को देखते हुए बैंकॉक के अलावा 6 प्रांतों में फिर से पाबंदियां लागू कर दी गई। रेस्टोरेंट में एक साथ 20 से ज्यादा लोग खाना नहीं खा सकते। कंस्ट्रक्शन से जुड़े सभी कामों पर पाबंदी लगा दी गई। डिपार्टमेंटल स्टोर और मॉल रात 9 बजे तक ही खुल सकते हैं। सभी तरह के मीटिंग और पार्टियों पर सख्त पाबंदी। ये सभी सख्ती अगले 30 दिनों के लिए लागू कर दी गई। थाईलैंड सरकार के लिए चिंता का एक बड़ा कारण देश में मौजूद कैदी भी बन रहे हैं। थाईलैंड की जेलों में बीते हफ्ते में 9 कैदी कोरोना पॉजिटिव मिले, जिसके बाद कैदियों का वैक्सीनेशन तेज कर दिया गया है। 3rd वेव के लिए थाईलैंड ने काफी पहले से तैयारियां शुरू कर दी थी। युद्ध स्तर पर अस्पतालों का निर्माण किया गया था, मगर इस बार कोरोना जहां ऐसा तांडव मचा रहा है जिसकी कल्पना थाई अथॉरिटीज ने कभी नहीं की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। खाड़ी मुल्कों से आए दिन सुपर पावर अमेरिका को टेंशन देने वाली खबरें सामने आती रही। अमेरिका के माथे पर अगर किसी ने सबसे ज्यादा शिकन बढ़ाई तो वो है ईरान। एक ऐसा मुल्क जो भले ही दुनिया के नक्शे पर अदना सा दिखता हो, लेकिन ईरान के बारूदी इंतकाम से अमेरिका भी वाकिफ है। मगर इस बार सीधे ईरान ने नहीं, बल्कि ईरान समर्थित विद्रोही गुट ने सुपर पावर के होश फाख्ता कर दिए हैं। आखिर कैसे, आप खुद देखिए। ये तस्वीर सीरिया के बैटल ग्राउंड की, जहां पर दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क की सेना पर, उनके सैन्य ठिकानों पर ताबड़तोड़ रॉकेट दागे गए।
वैसे तो अमेरिका की फौज सीरिया के कई इलाकों से जा चुकी है, मगर कुछ इलाकों में अभी यूएस आर्मी ने अपना बेस कैंप बना रखा है और इन्हीं मिलिट्री बेस पर एक आतंकी संगठन ने रॉकेट बरसाए। शिया मिलिशिया यही वो संगठन है जिसने अमेरिकी सेना और उनके बेस कैंप पर रॉकेट लॉन्चर से प्रहार किया। मगर क्यों? आखिर अमेरिका और शिया मिलिशिया के बीच तनातनी की वजह क्या है, तो जान लीजिए। 24 घंटे पहले अमेरिकी सेना ने इसी संगठन के ठिकानों पर मिसाइलें दागी थी। बस फिर क्या, इसी का पता लेने के लिए शिया मिलिशिया ने अमेरिका पर एक के बाद एक विध्वंसक वार की। असल में शिया मिलिशिया इराक का विद्रोही गुट है जिसे अमेरिका तो आतंकी मानता है, लेकिन इन लड़ाकों को ईरान पूरा समर्थन देता है और ईरान के इशारे पर ये जिहादी संगठन सुपर पावर के खिलाफ ही जंग छेड़े हुए हैं। ईरानी जनरल कमांडर सुलेमानी की मौत के बाद खाड़ी के कई ऐसे गुट हैं जिन्हें ईरान ने अमेरिका के खिलाफ खड़ा किया है। लगातार ये विद्रोही गुट अमेरिका के अलग अलग सैन्य ठिकानों पर गोला बारूद बरसा रहे हैं ताकि खाड़ी मुल्कों में अमेरिका के पांव उखड़ सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। गाजियाबाद के लोनी में कल ट्रिपल मर्डर की सनसनीखेज वारदात हुई थी। खबर थी कि डकैतों ने एक घर में घुसकर 3 लोगों की हत्या कर दी। सुपर प्राइम टाइम के शो में हमने सवाल उठाया था कि अगर वो डकैत थे तो उन्हें एक महिला और बुजुर्ग से क्या खतरा था। सवाल ये भी था कि पिस्तौल से लैस बदमाशों ने गन पॉइंट पर लूट को क्यों नहीं अंजाम दिया। तमाम सवालों के जवाब तलाश रही पुलिस को शर्ट के बटन ने कातिल का पता बता दिया। रात के 2 बजे हर तरफ से लौके घर के भीतर डकैत कैसे घुसे? न ताला टूटा, न दरवाजा और न ही घर से किसी तरह की लूट हुई। जांच के दौरान पुलिस को घर में शर्ट का एक बटन मिला, जिसके बाद सीसीटीवी फुटेज में शर्ट उतारकर भागता एक बदमाश दिखा। बटन उसी शर्ट का था और बदमाश की पहचान मृतक के भतीजे के तौर पर हुई और 4 लोगों की हत्या का केस 24 घंटे के भीतर ही सॉल्व हो गया। इस छीना झपटी में इसके शर्ट के राइट कफ का बटन वहीं मौके पर टूट के गिर गया, जिसको हमारी टीम के द्वारा निरीक्षण के समय केयरफुली पिक किया गया। जो शर्ट हमने बाद में गलियों से बरामद करी, साथ ही साथ हमें कुछ ऐसे विजुअल्स मिल गए जिसमें इसका घर में जाना, शर्ट को उतारते हुए भी विजुअल, और बाद में वो लाल रंग की बनियान जो पहन करके ये जा रहा है, वो बनियान भी हमने इसकी बरामद करी। मृतक हत्यारा रईसुद्दीन का एक भतीजा अयूब है। अयूब के बारे में सबसे पहले पुलिस को जानकारी घर में मौजूद रईसुद्दीन की बहू से मिली थी, जिसे अयूब गोली नहीं मार सका था। पारिवारिक सदस्य था, इसने चेहरे पर मास्क वगैरह भी नहीं उस दिन लगाया था। इसके अंदर ये बात थी कि मैं पहचाना जाऊंगा, इसलिए ताबड़तोड़ फायरिंग करता हुआ चला गया और इसकी कटकाठी और इसको देखते हुए उसने इनको पहचाना अफसाना ने और इसके ऊपर शक जाहिर किया। और फिर ये सारी जब एविडेंसेस मिलते गए और एविडेंसेस से कनेक्ट होते गए, इसने अपना गुनाह पूरी तरीके से कबूल कर लिया। इसने पूरी कहानी हमें बताई। पुलिस के मुताबिक अयूब ने प्लान बनाकर इस घटना को अंजाम दिया। अयूब मृतक रईसुद्दीन से बिजनेस के लिए पैसे मांग रहा था, लेकिन पैसे नहीं मिलने की वजह से वो इतना नाराज हो गया कि उसने अपने ताऊ को गोली मार दी। ये सब उसके बताया हुआ वर्जन है कि कबाड़ का काम करना चाहता था और पैसे चाहिए थे, इसलिए पूरे घटनाक्रम को उसके द्वारा अंजाम किया गया। अब सवाल ये कि अगर घर में मौजूद अयूब की भाभी ने उसे देख लिया था, तो फिर परिवार के लोगों ने डकैती की रिपोर्ट क्यों दर्ज करवाई? संजीव शर्मा, TV9 भारतवर्ष, गाजियाबाद। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।